अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है गीगर मुलर काउंटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर डिटेक्टर है। इसे हम जीएम काउंटर भी कहते हैं और आपने मे भी इसका नेम पहले भी सुना हो। बेसिकली ये भी हमारे पास गैस फील्ड डिटेक्टर की ही एक टाइप है। इसमें भी हमारे पास जो गैस आयोनाइजेशन प्रोसेस है ये भी उसी प्रिंसिपल वर्क करता है। गैस आयोनाइजेशन प्रोसेस का क्या प्रिंसिपल होता है कि हम एक्सटर्नली रेडिएशंस को जनरेट करवाते हैं, जिनको डिटेक्ट करना चाहते हैं। उन रेडिएशंस को हम इंटर करवाते हैं थ्रू अ विंडो, और फिर वो रेडिएशंस जो हैं वो जब आयोनाइज करते हैं गैस मॉलिक्यूल्स को, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है, करंट फ्लो करता है। और वो जो करंट फ्लो होता है उसकी इंटेंसिटी को मेजर करते हुए हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि ये कितनी इंटेंसिटी की रेडिएशन थी और ये इसकी जो इंटेंसिटी है वो किसके साथ मैच कर रही थी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो जीएम काउंटर है ये हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल्स को, बीटा पार्टिकल्स को और न्यूट्रॉन्स को भी सम हो इनडायरेक्टली डिटेक्ट करने के लिए काम आता है। उसके अलावा ये गैमा रेज, एक्स रेज और कॉस्मिक रेज को भी डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, और अल्फ़ा पार्टिकल्स के लिए जो इसकी एफिशिएंसी होती है वो हमारे पास 100% होती है। ठीक है, ये हमारे पास इसके कुछ एडवांटेजेस हमने डिस्कस किए और हमने प्रिंसिपल हमने जो पहले देखा था वही वाला है। और जो डिफरेंस है बिटवीन जीएम काउंटर एंड द काउंटर्स रेड ऑलरेडी वो डिस्कस ऑलरेडी, उनमें मेन डिफरेंस ये है कि इसकी जो हमारे पास वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई कर रहे हैं वो बहुत हाई होता है एज़ कम्पेयर टू दैम। और यहाँ पे जो हमारे पास वोल्टेज है वो अबाउट 3000 वोल्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। इस हाई वोल्टेज डिफरेंस की बेस पे हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जीएम ट्यूब है। बेसिकली जीएम ट्यूब क्या है, ये हमारे पास हॉलो मेटेलिक सिलेंडर है और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम गैशियस मटेरियल फिल करते हैं। और ये हमारे पास क्या है, इसके दरमियान में जो लगी हुई है हमारे पास टंगस्टन वायर है और ये बिहेव करती है एज अ एनोड, और ये जो मेटेलिक वॉल्स हैं ये बिहेव करती हैं एज अ कैथोड। ठीक है, अब इसमें हम जो गैशियस मटेरियल फिल करते हैं वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है 90% वो हमारे पास कोई भी इनर्ट गैस होती है। जैसे हमारे पास आर्गॉन है, 90% हमारे पास क्या होती है, आर्गॉन होती है। और 10% हमारे पास क्या होती है, कोई अल्कोहल होती है, जैसे अथाइल अल्कोहल होगी, एथेन होगी, मीथेन होगी। तो 10% जो है वो हमारे पास अथाइल अल्कोहल। ठीक है, ये हमारे पास इसमें हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास जब हम एक्सटर्नली इसमें रेडिएशन जनरेट करवाएंगे, ये प्रोसेसेस हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो आपको इतना मुश्किल नहीं होगी समझने में। तो जब हम इसमें एक्सटर्नली कोई रेडिएशन इंटर करवाते हैं तो उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है, इसमें जो गैशियस मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब ये हमने जो एक्सटर्नल रेडिएशन इंटर करवाई हैं इन गैस मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करते हैं तो अपनी एनर्जी क्या करती है, इनको ट्रांसफ़र कर देती है। जब उनको सफिशिएंट एनर्जी मिलती है तो उसके रिजल्ट में ये क्या होते हैं, ये आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, जब हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो वो क्या होते हैं, आयन सेपरेट रहते हैं, वो आपस में कंबाइन नहीं हो सकते। अब जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, ये हमारे पास बिहेव कर रहा है एज ए एनोड, इसके ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ अप्लाई करेगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक है, और यहाँ पर। ठीक है, अब हमारे पास क्या होंगे, जो नेगेटिव आयंस हैं, इलेक्ट्रॉन्स कह लेंगे, नेगेटिव आयंस जो हैं वो हमारे पास मूव करेंगे इस वायर के अलोंग। ठीक है, वो इस वायर के अलोंग गैदर होना शुरू हो जाएंगे, और जो हमारे पास पॉजिटिव आयन है वो इन वॉल्स के साथ कंबाइन होना शुरू हो जाएंगे। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से हमारे पास क्या होता है, करंट पल्स जनरेट होती है। यहाँ पे एक और चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की थी पहले भी, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स ये अलाइंड हो रहे होते हैं उस टाइम पे हमारे पास क्या होते हैं, जब ये रास्ते में आने वाले और गैसियस मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करते हैं जो पहले आयोनाइज नहीं होते, जब ये उनके साथ कोलाइड करते हैं तो ये क्या करते हैं, आप कुछ एनर्जी उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसके रिजल्ट में वो क्या होते हैं, वो गैसियस आयंस भी आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, मतलब प्राइमरी आयंस की वजह से जो हमारे पास फर्दर आयंस जनरेट होते हैं उन्हें हम कहते हैं, वो हमारे पास कहते हैं सेकेंडरी आयंस। और फिर वो सेकेंडरी आयंस की क्लोजिंग की वजह से फर्दर हमारे पास जनरेट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं टर्शरी। तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक आयन है जो कि एक्सटर्नल रेडिएशन हमने जब इंटर करवाई उसकी वजह से ये प्रोड्यूस हुआ है। अब ये आयन जब फर्दर कोलाइड करेगा गैशियस मॉलिक्यूल की वजह से तो इसकी वजह से क्या होंगे,
फर्दर 2 आयंस जनरेट होंगे, ठीक है। अब ये जब फर्दर मूव करेंगे तो इनके साथ क्या होंगे, फर्दर 2 आयंस जनरेट होंगे। अब ये जब मूव करेंगे तो इनके साथ क्या होंगे, फर्दर 2, और इस तरह से हमारे पास क्या होते हैं, ह्यूज अमाउंट में आयंस जनरेट होते हैं, और उसकी वजह से वो क्या करते हैं, तो हमारे पास जो इसकी एफिशिएंसी होती है वो डिस्टर्ब होती है, अफेक्ट होती है, और हमारे पास ह्यूज अमाउंट में करंट पल्स जनरेट हो सकती है, जो कि जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, ये सिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो सकता है। तो इसके ये जो हमारे पास आयंस जनरेट हो जाते हैं फ्रॉम प्राइमरी आयन टू सेकेंडरी आयन, ये मल्टीप्लिकेशन होती है, एम्पलीफिकेशन ऑफ आयंस है, इसे हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, एवलांच इफेक्ट, या हम इसे कहते हैं टाउनसेंड अवलांच इफेक्ट। टाउनसेंड बेसिकली एस.जे. टाउनसेंड एक साइंटिस्ट था जिसने इस इफेक्ट को डिस्कस किया था, तो उसकी बिहाफ पे हम इसे कहते हैं टाउनसेंड एवलांच इफेक्ट, या सिंपल एवलांच इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इस एम्प्लीफिकेशन ऑफ आयंस को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें 10% कोई भी अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल होगी, मेथेन होगी, हम उससे इंसर्ट करते हैं, और वो क्या करती है, वो इन जो हमारे पास सेकेंडरी आयंस जनरेट हो जाते हैं वो इनको डीएक्सेलरेट करती है, और उसकी वजह से हमारे पास क्या होते हैं, फर्दर आयंस जनरेट नहीं होते, मतलब उनके साथ जो कोलाइजन करती है उनकी स्पीड को लोअर डाउन करती है, और वो फर्दर कोलाइजन उनकी एनर्जी से कम हो जाती है, ठीक है। तो ये काम होता है एथाइल अल्कोहल का। अब हमारे पास क्या होता है, जो मूवमेंट की वजह से हमारे पास करंट पल्स जनरेट होती है, जब करंट पल्स जनरेट होती है वो पास होती है, यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, फ्लक्चुएशन होती है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस लगी हुई है, यहाँ पे ये फ्लक्चुएट होती है। उसके बाद जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव आयंस है, जब वो यहाँ इनके साथ कंबाइन होते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ये दोबारा से गैशियस आयंस में कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहाँ पे मतलब ये दोबारा से न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब वो जब न्यूट्रल एटम में दोबारा से कन्वर्ट होंगे तो उस केस में हमारे पास क्या होगी, कुछ एनर्जी जो होगी वो एज अ फोटोन एमिट होगी, फोटोन्स एमिट होगी, ठीक है। अब वो जो फोटोन्स जनरेट हो रहे हैं, उनकी वजह से हमारे पास क्या हो गया कि वो फोटोन्स भी अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे इन गैशियस आइटम्स में, और वो भी क्या कर सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं इन करंट पल्स जनरेटर। अब अगर तो हमारे पास ये जो फोटोन्स हैं ये भी हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं, इनकी वजह से भी आयनाइजेशन प्रोड्यूस हो रही है, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगी, जो करंट पल्स जनरेट होगी वो सिर्फ इस रेडिएशन की वजह से नहीं होगी, बल्कि वो इन फोटोन्स की वजह से भी होगी। तो हमारे पास जो पल्स है हम उसका एग्जैक्टली उसे एवल्यूएट नहीं कर सकते, हम एग्जैक्टली उसे अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उसकी कितनी इंटेंसिटी थी और क्या। इसके लिए हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास ये प्रोसेस एक साइकिल कंप्लीट होता है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए, उनकी मूवमेंट की वजह से हमारे पास जब करंट पल्स जनरेट हुई और वापस साइकिल कंप्लीट हुआ, वो दोबारा मिलकर आयनाइज, तो उस टाइम पे हमारे पास क्या होता है, काउंटर जो है ये कुछ टाइम के लिए स्टॉप हो जाता है, डिले हो जाता है, और उसे हम कहते हैं वो उसका डेड टाइम होता है, और फिर वापस स्टार्ट होने में कुछ टाइम लगता है, उसे हम कहते हैं रिकवरी टाइम। और हमारे पास जो टोटल डेड टाइम प्लस रिकवरी टाइम होता है वो उसे हम नेम देते हैं रेजोल्यूशन टाइम का, ठीक है। ये हमारे पास अबाउट सम नैनो सेकेंड होता है और माइक्रो सेकेंड हम कह सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास ये इसका रेजोल्यूशन टाइम होता है। इस टाइम में हमारे पास क्या होता है, जीएम काउंटर फर्दर किसी भी पल्स को डिटेक्ट नहीं कर सकता, फिर वापस वो स्टार्ट होता है, दोबारा से सारा प्रोसेस होता है, फिर से न्यू पल्स को वो डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो जीएम काउंटर है ये बेसिकली 2 पल्स को डिफ्रेंशिएट भी कर सकता है, ये पल्स को डिटेक्ट भी कर सकता है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस हमारे पास ज़्यादा है दूसरे न्यूक्लियर डिटेक्टर्स की वजह से इनकी निस्बत, लेकिन बेसिकली ये भी हमारे पास एक गैस फिल्ड डिटेक्टर ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्किंग थी जीएम काउंटर की। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, और हमारे पास इसके जो एडवांटेजेस हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और डिसएडवांटेजेस भी हम देख लेते हैं। ये हमारे पास बीटा पार्टिकल्स के लिए इतना मतलब इसकी एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन ये बीटा पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे पास जैसे भी मैंने बताया कि हमारे पास 3000 अबाउट वोल्टेज चाहिए होती है, तो वोल्टेज बहुत हाई रिक्वायर होती है, और हमारे पास ये जो पार्टिकल्स हैं उनकी एग्जैक्ट एनर्जी को मेजर नहीं करते। ये हमारे पास जीएम काउंटर के डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।